भारतीय संविधान में कुछ ऐसे पन्ने हैं जिन्हें मतलब हर नागरिक का एक सुरक्षा कवच कहा जा सकता है। ये वो गारंटी हैं जो हमें आज़ादी और सम्मान से जीने का हक देती हैं। इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं ना? बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं मौलिक अधिकारों की। मैं काव्या हूँ और क्वेश्चन फैक्ट्री के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 45 तक दिए गए हैं। अच्छा। और इनकी प्रेरणा अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से ली गई है, लेकिन इन्हें पूरी तरह से भारतीय समाज के हिसाब से ढाला गया है। लेकिन ऐसी क्या खास बात है इनमें? मतलब अच्छी बातें तो कई कानूनों में लिखी होती हैं, ये इतने ताकतवर कैसे हैं? देखिए, इनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये जस्टिशिएबल हैं। जस्टिशिएबल यानी वाद योग्य। हाँ, वाद योग्य। आसान भाषा में कहें तो अगर सरकार या कोई भी सरकारी संस्था आपके इन अधिकारों को छीनती है तो आप चुपचाप बैठने को मजबूर नहीं है। तो क्या कर सकते हैं? आप सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट या अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अरे वाह जी, इसीलिए तो इन अदालतों को मौलिक अधिकारों का गार्डियन यानी रक्षक कहा जाता है। चलिए, एक एक अधिकार को समझने से पहले उस बुनियाद को देखते हैं जिस पर यह पूरी इमारत खड़ी है। मेरा मतलब है अनुच्छेद 12 और 13 से। ये अधिकार आखिर हैं किसके खिलाफ? क्या मैं अपने पड़ोसी पर केस कर सकता हूं अगर वो मेरे मौलिक अधिकार का हनन करे? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब देता है अनुच्छेद 12। अच्छा। ये अधिकार मुख्य रूप से राज्य के खिलाफ मिले हैं, किसी आम नागरिक के खिलाफ नहीं। तो ये राज्य कौन है? अनुच्छेद 12 यही बताता है। इसमें केंद्र सरकार और संसद, सभी राज्यों की सरकारें और विधानमंडल, नगर पालिका, पंचायत, सरकारी कंपनियां, मतलब हर सरकारी संस्था। हाँ, हर वो संस्था जिसके पास सरकारी ताकत है। ये अधिकार असल में नागरिक को राज्य की मनमानी से बचाने का एक हथियार है। समझ गया, यानी ये हमारी सरकार को हद में रखने के लिए हैं। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है। पूछिए। कानून तो संसद बनाती है जिसे हमने ही चुना है, तो फिर अदालतें जिनमें बैठे जजों को हमने नहीं चुना, वो संसद के बनाए कानून को रद्द कैसे कर सकती हैं? ये भारतीय लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत बहसों में से एक है और इसकी जड़ है अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद 13? जी, ये अनुच्छेद साफ कहता है कि कोई भी कानून, चाहे वो आज बना हो या अंग्रेजों के जमाने का हो, अगर वो मौलिक अधिकारों के खिलाफ जाता है तो वो उस हद तक शून्य यानी वॉइड माना जाएगा। अच्छा, मतलब वो कानून रद्द हो जाएगा? बिल्कुल। इसी को न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू कहते हैं और ये लोकतंत्र के खिलाफ नहीं बल्कि लोकतंत्र का सेफ्टी वाल्व है। सेफ्टी वाल्व? हाँ, ये सुनिश्चित करता है कि बहुमत की सरकार भी तानाशाही न कर सके और संविधान के दायरे में रहकर ही काम करें। ठीक है, तो अब जब बुनियाद समझ आ गई है तो अधिकारों पर आते हैं। सुना है कि जब संविधान बना था तब 7 अधिकार थे, लेकिन अब 6 ही बचे हैं। एक कहाँ गया? आप संपत्ति के अधिकार की बात कर रहे हैं। हाँ, वही। उससे 1978 में 44वें संशोधन के जरिए मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अब ये अनुच्छेद 301 के तहत सिर्फ एक कानूनी अधिकार है, मौलिक नहीं। पर ऐसा किया क्यों गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जब भी सरकार को विकास के कामों के लिए, जैसे सड़क, बांध या फैक्ट्री बनाने के लिए जमीन चाहिए होती थी, तो ये मौलिक अधिकार एक बड़ी रुकावट बन जाता था। तो चलिए अब उन 6 अधिकारों की यात्रा शुरू करते हैं जो आज हमारे पास है। सबसे पहला है समता, यानी बराबरी का अधिकार। हाँ, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 ये हमारे संविधान की आत्मा है, कह सकते हैं। इसकी शुरुआत होती है अनुच्छेद 14 से, जिसमें 2 बड़ी बातें हैं। पहली, विधि के समक्ष समता, मतलब कानून के सामने सब बराबर हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो या एक आम नागरिक। बिल्कुल। और दूसरी, विधियों का समान संरक्षण, यानी एक जैसी परिस्थितियों में सबके साथ एक जैसा व्यवहार होगा। लेकिन हम असल जिंदगी में तो देखते हैं कि कुछ वर्गों के लिए खास प्रावधान होते हैं, जैसे आरक्षण। तो फिर ये सब बराबर हैं वाली बात कहाँ गई? यहीं पर संविधान की समझदारी दिखती है। देखिए, अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है। लेकिन इसी में ये भी लिखा है कि राज्य महिलाओं, बच्चों और सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष कदम उठा सकता है। अच्छा, तो ये अपवाद है? इसे सकारात्मक भेदभाव या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। सोचिए, एक रेस में एक धावक 100 मीटर पीछे खड़ा हो और दूसरा स्टार्टिंग लाइन पर, तो क्या ये बराबरी हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बराबरी लाने के लिए पीछे वाले को थोड़ा आगे लाना पड़ता है। आरक्षण का मकसद यही है। ये सकारात्मक भेदभाव सुनने में तो अच्छा लगता है,
लेकिन क्या इससे मेरिट के साथ समझौता नहीं होता? ये बहस भी तो होती है। ये एक बहुत जायज बहस है। संविधान बनाने वालों का मानना था कि सदियों से जिन्हें अवसर ही नहीं मिले, उनके लिए सिर्फ मेरिट की बात करना अन्याय होगा। इसीलिए अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता की बात तो करता है, लेकिन साथ ही पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का रास्ता भी खुला रखता है। इसी बराबरी की लड़ाई में दो और बड़े कदम उठाए गए हैं, अनुच्छेद 17 और 18। बिल्कुल। अनुच्छेद 17 तो अस्पृश्यता यानी छुआछूत को एक दंडनीय अपराध घोषित करता है, समाज की एक बहुत बड़ी कुरीति पर सीधा प्रहार। और अनुच्छेद 18? अनुच्छेद 18 सेना या शिक्षा से जुड़ी उपाधियों को छोड़कर राजा, महाराजा, राय बहादुर जैसी तमाम उपाधियों का अंत करता है, ताकि कोई जन्म के आधार पर खुद को ऊंचा न समझे। तो अगर उपाधियां खत्म हो गईं, तो फिर भारत रत्न या पद्म विभूषण जैसे पुरस्कार कैसे दिए जाते हैं? क्या ये उपाधि नहीं है? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट तक गया था और कोर्ट ने साफ किया कि ये उपाधियां नहीं है, बल्कि किसी व्यक्ति के काम को दिया गया सम्मान है। अच्छा। हाँ, इन्हें कोई अपने नाम के आगे या पीछे पदवी की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो इस तरह अनुच्छेद 18 सामाजिक बराबरी स्थापित करता है। यानी कानून ने तो सबको एक स्टार्टिंग लाइन पे खड़ा कर दिया, लेकिन बराबरी का क्या फायदा अगर आपके हाथ पैर बंधे हों? मतलब अगर आप अपनी मर्जी से कुछ कर ही ना सकें। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। तो शायद इसीलिए संविधान का अगला कदम आजादी की गारंटी देना था। एकदम सही। यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। और इसका दिल है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19, इसमें क्या क्या है? ये नागरिकों को 6 तरह की आजादियां देता है। कौन सी 6 आजादियां? इसे एक कहानी की तरह समझ सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी बात कहने की आजादी है, यानी बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है। अगर आपकी बात कोई ना सुने तो आप कुछ लोगों को इकट्ठा करके शांतिपूर्ण सभा कर सकते हैं। फिर भी बात ना बने तो आप एक संघ या यूनियन बना सकते हैं। अपनी बात लेकर आप देश में कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं और गुजारे के लिए कोई भी व्यापार या पेशा अपना सकते हैं। वाह! ये 6 आजादियां लोकतंत्र की जान है। लेकिन इन पर तो उचित प्रतिबंध यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए जा सकते हैं, है ना? और यहीं से सारी बहस शुरू होती है। एकदम सही। ये आजादियां असीमित नहीं हैं। देश की सुरक्षा, एकता, सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता के आधार पर सरकार इन पर उचित रोक लगा सकती है। और असली झगड़ा इसी उचित शब्द पर है। बिल्कुल। कब एक आलोचना देशद्रोह बन जाती है, कब एक सोशल मीडिया पोस्ट सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है, अदालतें आज भी इसी महीन धागे पर संतुलन बनाने की कोशिश कर रही हैं। मैंने सुना है कि एक अनुच्छेद ऐसा है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने एक जादुई पिटारा बना दिया है, जिसमें से समय समय पर नए नए अधिकार निकलते रहते हैं। हम अनुच्छेद 21 की बात कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा है कि इसका मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं, बल्कि सम्मान से जीना है। सम्मान से जीना। हाँ, और इसी सम्मान से जीने की व्याख्या में से निजता का अधिकार, स्वच्छ पानी और हवा का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार जैसे कई अधिकार निकले हैं। और शिक्षा का अधिकार भी तो इसी में से निकला था पहले। हाँ, पहले वो इसी की व्याख्या में शामिल था, लेकिन 2002 में 86वें संशोधन के जरिए अनुच्छेद 21A जोड़कर 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को एक अलग और स्पष्ट मौलिक अधिकार बना दिया गया। इसी समूह में अनुच्छेद 20 और 22 भी हैं, जो गिरफ्तारी जैसी स्थितियों से बचाते हैं। सही है? जी। अनुच्छेद 20 कहता है कि एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी और किसी को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अच्छा। गिरफ्तारी से बचाता है। ये आपको अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने, वकील से बात करने और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार देता है। ये तो बहुत जरूरी है। हाँ, ये राज्य की पुलिस शक्ति पर एक बहुत बड़ा अंकुश है। ठीक है, तो संविधान ने हमें बराबरी दे दी, आजादी दे दी, लेकिन समाज में कुछ ऐसी पुरानी कुरीतियां भी तो हैं जहां ताकतवर लोग कमजोरों का फायदा उठाते हैं। बिल्कुल, और यही है हमारा तीसरा अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23
24। इसमें क्या है? अनुच्छेद 23 इंसानों की खरीदो फरोख्त, बेगार और बंधुआ मजदूरी जैसी प्रथाओं पर पूरी तरह रोक लगाता है। और बच्चों के लिए? उसके लिए है अनुच्छेद 24, जो 14 इयर्स से कम उम्र के बच्चों को कारखानों या किसी भी खतरनाक काम में लगाने से मना करता है, ताकि उनके बचपन को बचाया जा सके। इसके बाद आते हैं वो अधिकार जो भारत की अनेकता में एकता वाली पहचान को मजबूत करते हैं। मेरा मतलब धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों से है। हाँ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25-28। इसमें अनुच्छेद 25 हर एक व्यक्ति को, मतलब व्यक्तिगत आजादी, जी, व्यक्तिगत रूप से किसी भी धर्म को मानने, उसके अनुसार पूजा पाठ करने और शांति से उसका प्रचार करने की आजादी देता है। वहीं अनुच्छेद 26 धार्मिक समुदायों को, मतलब सामूहिक रूप से, अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की आजादी देता है। और क्या सरकार किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए हमसे टैक्स ले सकती है? नहीं, अनुच्छेद 27 साफ कहता है कि किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए किसी पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। और अनुच्छेद 28 कहता है कि पूरी तरह सरकारी पैसे से चलने वाले स्कूलों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को दिखाता है। बिल्कुल। भारत में धर्मों के अलावा भाषाएं और संस्कृतियां भी बहुत हैं। क्या उनकी सुरक्षा के लिए भी कोई प्रावधान है? जरूर। और ये है हमारा 5वां अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29-30। ये मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों के लिए है। अच्छा। अनुच्छेद 29 कहता है कि भारत के किसी भी नागरिक समूह को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को बचाने का पूरा हक है। और अनुच्छेद 30 इसी को आगे बढ़ाते हुए धार्मिक और भाषाई दोनों तरह के अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान खोलने और चलाने का अधिकार देता है, जैसे मदरसे या संस्कृत विद्यालय। जी बिल्कुल। तो ये थे 5 अधिकार, लेकिन अब उस अधिकार की बात करते हैं जिसके बिना ये सब सिर्फ मतलब कागज पर लिखी अच्छी बातें रह जाती हैं। हाँ, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। आप बात कर रही हैं छठे और सबसे जरूरी अधिकार की, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। ये वो चाबी है जो बाकी सभी अधिकारों के दरवाजे खोलती है। मतलब ये हमें सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की ताकत देता है। हाँ, अपने मौलिक अधिकारों के हनन पर। और सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों की रक्षा करता कैसे है? मैंने कुछ रिट्स के बारे में सुना है। हाँ, इन रिट्स को आप सुप्रीम कोर्ट के 5 सुपर टूल्स समझ सकते हैं। सुपर टूल्स। अच्छा, तो इस टूल बॉक्स में पहला टूल कौन सा है? पहला और सबसे मशहूर टूल है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबेस कॉर्पस, जिसका मतलब है शरीर को प्रस्तुत करो। अच्छा। अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है तो कोर्ट ये रिट जारी करके पुलिस को आदेश देता है कि उस व्यक्ति को हमारे सामने लाओ और बताओ कि उसे क्यों बंद किया है। ये तो व्यक्तिगत आजादी का सबसे बड़ा रक्षक हुआ। बिल्कुल। और दूसरा टूल? दूसरा है परमादेश, यानी हम आदेश देते हैं। अगर कोई सरकारी अधिकारी अपना कानूनी कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा है तो कोर्ट उसे उसका काम करने का आदेश देता है। एक नाम बड़ा दिलचस्प है, अधिकार पृच्छा। हाँ, अधिकार पृच्छा, क्वो वारंटो, जिसका मतलब है किस अधिकार से। अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से कोई सरकारी पद हासिल कर लेता है तो कोर्ट इस रिट से पूछता है कि तुम किस अधिकार से इस कुर्सी पर बैठे हो। और आखिरी 2 टूल्स वो अदालतों के लिए ही है ना? जी। प्रतिषेध का मतलब है रोकना। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सुनवाई करती है तो ऊपरी अदालत उसे रोक देती है। और पांचवां टूल है उत्प्रेषण। सटोशरारी। जब निचली अदालत कोई गलत फैसला दे देती है तो ऊपरी अदालत उस फैसले को रद्द करके केस को अपने पास मंगा लेती है। तो ये थी हमारे संविधान के 6 मौलिक अधिकारों की कहानी। ये वाकई एक नागरिक को सिर्फ हक नहीं बल्कि राज्य के सामने खड़े होने की हिम्मत और आवाज देते हैं। बिल्कुल, ये अधिकार हमारे लोकतंत्र की नींव है। लेकिन यहाँ एक सवाल मैं सोचने के लिए छोड़ना चाहती हूँ। जरूर। ये अधिकार तो राज्य के खिलाफ नागरिकों के हथियार हैं, लेकिन नागरिकों की राष्ट्र के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं? संविधान में मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों को लोकतंत्र रूपी रथ के 2 पहिए कहा गया है। सवाल ये है कि क्या ये रथ सिर्फ एक पहिए पर, यानी सिर्फ अधिकारों के पहिए पर चल सकता है? इस पर सोचना जरूरी है।